नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज के क्लास के वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस के प्रश्न को। तो आप वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, पहली बार जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? जी हाँ, पहली बार जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया? तो ट्रेवीरेनस और लेमार्क ने पहली बार जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि पहली बार जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग ट्रेवीरेनस और लेमार्क ने किस वर्ष किया, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातु के बारे में सही है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातु के बारे में सही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। जी हाँ, धातुएं चमकदार होती है, ये सही बात है। उष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, ये भी सही है। अघात वर्धनीय होते हैं, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 3 नंबर प्रश्न है, पदार्थों का रासायनिक रूपांतरण जैसे प्रोटीन तथा लिपिड का ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ पर होता है? जी हाँ, पदार्थों का रासायनिक रूपांतरण जैसे प्रोटीन तथा लिपिड का ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ पर होता है? तो गोल्जी काय में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वही बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 4 नंबर प्रश्न है, रेडियो तरंगों का वेग डैश होता है? जी हाँ, रेडियो तरंगों का जो वेग होता है क्या होता है? तो प्रकाश के वेग के समान होता है रेडियो तरंगों का वेग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें 5 नंबर प्रश्न का, तो चिड़िया आकाश में उड़ रही है। तो इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? जी हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि चिड़िया जो है आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही क्रिया जो है निम्न में से कौन सी प्रकार की क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर प्रश्न है, वृषण द्वारा किस हार्मोन का स्राव होता है? जी हाँ, वृषण द्वारा निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और वृषण पुरुषों में प्राथमिक जनन का अंग है, ये भी आप याद रखते हुए चले। 7 नंबर प्रश्न है, जल वाष्प के द्रव में परिवर्तन की प्रक्रिया डैश कहलाती है? जी हाँ, जल वाष्प के द्रव में परिवर्तन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो संघनन कहलाती है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो फिर सोच क्या रहे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और फ्री में पीडीएफ भी आपको दिया जाता है रिवीजन करने के लिए। 8 नंबर प्रश्न है, अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां वायुमंडलीय डैश होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय क्या होते हैं? तो दाब जो है कम होता है, जिसके कारण अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? जी हाँ, निम्नलिखित में कौन जो है ऑक्सीकारक है? तो O2 यानी ऑक्सीजन जो ऑक्सीकारक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करिए 10 नंबर प्रश्न का, तो किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन से अम्ल है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, सेशन अगर अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न है, बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो मानव कान द्वारा ध्वनि सुनने की आवृत्ति कौन सी सीमा में है? जी हाँ, मानव कान के द्वारा ध्वनि सुनने की आवृत्ति निम्नलिखित में से कौन सी सीमा के अंदर है? तो 20 Hz से लेकर के 20 kHz यानी 20
हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के अंदर में है मानव कान द्वारा ध्वनि सुनने की आवृत्ति। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आवृत्ति तरंगों की संख्या है जो इकाई समय में एक निश्चित बिंदु से गुजरती है। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। 12 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय अभियंता दिवस हर वर्ष डैश को मनाया जाता है। जी हाँ, राष्ट्रीय अभियंता दिवस किस तिथि को यानी इंजीनियर्स डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 13 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन समांगी मिश्रण का उदाहरण है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन जो है समांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो पानी में चीनी जो है समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और भौतिक गुण समांगी मिश्रण को अलग करने में मदद करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को डैश कहते हैं। जी हाँ, शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर प्रश्न है, अंतराण्विक बल डैश में पाए जाते हैं। जी हाँ, अंतराण्विक बल निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं? तो ठोस, तरल पदार्थ और गैस में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये आप याद रखते हुए चले। देख 16 नंबर प्रश्न है, खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष के स्थितिज ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जाता है? जी हाँ, खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जाता है? तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो गैल्वेनीकरण धातु पर डैश के लेपन की प्रक्रिया है। कहने का मतलब ये हुआ कि गैल्वेनीकरण धातु पर किसके लेपन की प्रक्रिया है? तो जिंक के लेपन की प्रक्रिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें अधिक जानकारी की, तो जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर एक सुरक्षात्मक जिंक विलेपन लगाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण के रूप में जाना जाता है। और यह लोहे और वायु के बीच एक झिल्ली स्थापित करके लोहे की आयु को बढ़ाता है, जो लोहे की ऑक्साइड को इसकी परत पर विकसित होने से रोकता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर 18 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन एक सहसंयोजी यौगिक है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन एक सहसंयोजी यौगिक है? तो सिलिकॉन कार्बाइड जो सहसंयोजी यौगिक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और सहसंयोजी आबंध ज्यादातर कार्बनिक यौगिकों में पाए जाते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, चौथे आवर्त में धातु की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था किसकी है? चौथे आवर्त में धातु की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था निम्नलिखित में से किसकी है? तो Mn यानी मैग्नीज की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर प्रश्न है, कौन सा पोषक तत्व रंध्रों को खोलने और बंद करने में मदद करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व रंध्रों को खोलने और बंद करने में मदद करता है, सहायता करता है? तो पोटेशियम जो है रंध्रों को खोलने और बंद करने में मदद करता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें 21 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से क्या केवल जंतुओं की कोशिकाओं में मौजूद होता है? ये निम्नलिखित में से क्या केवल जंतुओं की कोशिकाओं में मौजूद होता है? तो तार केंद्र जो है केवल जंतुओं की कोशिकाओं में मौजूद होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु नहीं है? जी हाँ, बहुत ही इजी प्रश्न है। मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर याद होगा। तो तांबा, चांदी, लेड ये तीनों जो है सो धातु है, लेकिन बिस्मथ जो है ये धातु नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं आज का 23 नंबर प्रश्न को, तो ग्लूकोज के अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। जी हाँ, ग्लूकोज के अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो किण्वन कहलाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और किण्वन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्लूकोज जैसे अणु अवायवीय रूप से विखंडित हो जाते हैं।
24 नंबर प्रश्न है, मगरमच्छों में डैश हृदय कक्ष होते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मगरमच्छ में कितने हृदय कक्ष होते हैं। तो 4 हृदय कक्ष होते हैं मगरमच्छों में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बात करिए 25 नंबर प्रश्न का, तो दाब का सूत्र क्या है। जी हाँ, दाब का जो सूत्र है निम्नलिखित में से क्या है। तो बल बाय क्षेत्रफल जो है ये दाब का सूत्र है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दाब जो है प्रति इकाई क्षेत्रफल में कहा जाता है और इसे पी से दर्शाया जाता है। देख लेते हैं 26 नंबर प्रश्न को, तो कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप कौन है। जी हाँ, कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप निम्नलिखित में से कौन है। तो ग्रेफाइट जो है कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर प्रश्न है, लाल अस्थि मज्जा का कार्य क्या है। जी हाँ, लाल अस्थि मज्जा का कार्य निम्नलिखित में से क्या है। तो रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना लाल अस्थि मज्जा का कार्य है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करें 28 नंबर प्रश्न का, तो बड़ी और चौड़ी पट्टियों वाले बैग को ले जाना अधिक आसान क्यों होता है। समझ में आया आपको। बड़ी और चौड़ी पट्टियों वाले बैग को ले जाना अधिक आसान क्यों होता है। तो बैग द्वारा लगाया जाने वाला दाब घट जाता है, जिसके कारण बड़ी और चौड़ी पट्टियों वाले बैग को ले जाना अधिक आसान होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। जी हाँ, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें 30 नंबर प्रश्न का, तो भवन में तरित चालक का निचला सिरा कहाँ लगा होता है। जी हाँ, भवन में तरित चालक का निचला सिरा निम्नलिखित में से कहाँ लगा होता है। तो जमीन के अंदर लगा होता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और तरित चालक एक उपकरण है जिसका उपयोग इमारतों को त्वरित हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। मेरे साथियों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई प्रश्न में डाउट लगा हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट लगा हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। इसका पीडीएफ लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो में।